गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस बैच का। ये लेक्चर आपका जो है लेक्चर नंबर शायद 16 होगा, है ना। तो हम लोग देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपका 15 क्वेश्चन हुआ था ऑब्जेक्टिव, है ना। और अभी देखेंगे हम लोग 15 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। टारगेट है इसमें 50 क्वेश्चन तक ले जाने का, है ना। तो 50 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं इस चैप्टर में तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और मेरे साथ चलिए। सबसे पहला काम है आपका कमेंट करना। कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको लिखना है। सबसे पहले कमेंट कर लेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग कमेंट कर लेंगे आंसर को। उसके बाद आप देखिएगा, मिला के देखिएगा, एक तरह का टेस्ट हो जाएगा आपका। मिला के देखेंगे कितना आपका सही जा रहा है। चूँकि सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और इसमें जो है आपका क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यदि आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है तो आपसे आराम से क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आइए। चलिए रेडी हो जाए आंसर देने के लिए। फटाफट आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। पूरा सबका आंसर सबको देना है, सबका आंसर सबको लिखना है, अपना अपना कमेंट। उसके बाद में देखना है कि आप क्या सही लगाए क्या गलत लगाए, एक अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अब जब पढ़ते हैं उसमें देखा कीजिए। जैसे कभी कभी होता है कि कोई वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है, तो जब पढ़ते हैं उसमें ध्यान देंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कॉमा मोलिब्डिनम एमओ, मोलिब्डिनम क्या बोलते हैं, एमओ एक्स एज। एक्स एज मतलब क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग में मतलब अमोनिया के उत्पादन के लिए, अमोनिया के उत्पादन के लिए मोलिब्डिनम जो है कार्य करता है। तो किसका कार्य करता है, क्या कार्य करता है, क्या बोला जाता है उसको, किस प्रकार के कार्य करता है। तो अमोनिया के उत्पादन के लिए मोलिब्डिनम कार्य करता है। पहला सुनेंगे, कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, प्रमोटर के रूप में काम करता है, पॉइजन के रूप में काम करता है, नन ऑफ दीज, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में काम किया जाता है, जब अमोनिया का उत्पादन होता है उस समय मोलिब्डिनम किस रूप में काम करता है। इस चैप्टर में आपको बताए थे, पढ़ाए थे। आप जल्दी से इसका फटाफट क्या करें, कमेंट करें। पहला है कैटालिस्ट, दूसरा है प्रमोटर, तीसरा है पॉइजन और डी नंबर है नन। नन मतलब इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन होगा आंसर, आंसर बताइए। किसका काम करता है, प्रमोटर के रूप में काम करता है। किसका रूप में काम करता है, आयरन लेते हैं आप, क्या लेते हैं आयरन, यहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। और आयरन का जो है कैटालाइटिक पावर को बढ़ाने के लिए जो डाला जाता है मेटल, वो है मोलिब्डिनम। तो जो पदार्थ, जो सब्सटेंस कैटालिस्ट का कैटालाइटिक पावर बढ़ाता है, उसको सक्रियता बढ़ाता है, एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर मतलब जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करे, कैटालिस्ट के जो एक्टिविटी को इंक्रीज करे उसको क्या कहा जाता है, प्रमोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमोटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, प्रमोटर। तो याद रखिएगा अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में जो मोलिब्डिनम यूज किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है, प्रमोटर के रूप में काम किया जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2 गैस, जी फॉर क्या है, गैस है, PT गैज है, प्लेटिनम गैज लेते हैं जो कि सॉलिड है, S फॉर क्या है, सॉलिड। और ये बनाता है 2SO3 गैस बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाता है, गैस। तो ये किस प्रकार के कैटालाइटिक रिएक्शन है, किस प्रकार के है, वो यहाँ पे दिया है ऑप्शन। होमोजीनियस कैटालाइसिस हो रहा है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हो रहा है, या बी नंबर होमोजीनियस कैटालाइसिस हो रहा है, या दोनों हो रहा है, बोथ ए एंड बी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस होगा। तो आपको पढ़ा चुके हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। तो यदि आप पढ़े हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, किस प्रकार के कैटालाइटिक हुआ। तो एक बात आपको बताए थे, आप कमेंट करेंगे तब तक, कि जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का जो फेज है सेम रहेगा, फेज मतलब सेम, यानी गैस है तो गैस रहेगा, लिक्विड है लिक्विड रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट का जो फेज है, फेज का मतलब अवस्था है, और आपका कैटालिस्ट का अवस्था दोनों अलग अलग होगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। और यदि सेम हो जाएगा मतलब कैटालिस्ट का फेज और रिएक्टेंट का फेज, जो अभिकारक है उसका अवस्था और जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं उसका अवस्था यदि सेम है तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस।
तो यहाँ पे देखिए ये है आपका रिएक्टेंट और ये है कैटालिस्ट। तो रिएक्टेंट किस में है? गैस के अवस्था में। लेकिन पीटी आपका प्लेटिनम किस में है? सॉलिड अवस्था में। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा कैटालाइसिस होगा, हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस? तो दोनों डिफरेंट हो गया फेज ना, एक है सॉलिड दूसरा है गैस, इसलिए क्या होगा आंसर? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होगा। अब यदि दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखें, 2H2 है और O2 है और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? NO को पढ़ा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको बताना है ये कौन सा कैटालाइसिस है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है या फिर बोथ A एंड B है, नन ऑफ दिस। तो अभी जो ये बताए थे आपको इसके आधार पर बता सकते हैं। अब देखिए रिएक्टेंट क्या है, SO2 है O2, दोनों कौन सा अवस्था में? गैस अवस्था में। और यहाँ पे NO जो कैटालिस्ट है वो भी क्या है? गैस अवस्था में। तो दोनों का फेज क्या हो गया? समान हो गया, ये भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, कैटालिस्ट भी गैस, तो दोनों सेम फेज में रहता है। तो क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजीनियस कैटालाइसिस हो जाएगा। फिर अगला क्या तो दे सकते हैं आंसर आप, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2, यूरिया का अमोनिया एवं CO2 में अपघटन होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? वहाँ पे कौन सा एंजाइम लेते हैं? डायस्टेज, इन्वर्टेज, यूरेज, माल्टेज। अब बताइए अमोनिया को विघटन करते हैं हम लोग तो बनता है आपका क्या बोलते हैं, यूरिया को विघटित करते हैं तो बनता है अमोनिया और CO2 बनता है। तो अब बताइए इसमें कौन सा एंजाइम का यूज होता है? कौन सा एंजाइम यूज होता है? 4 एंजाइम है, डायस्टेज, इन्वर्टेज, यूरेज और माल्टेज। तो आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट करें फटाफट जल्दी कमेंट करें, क्या होगा आंसर? यूरेज। क्या होगा आंसर जी? यूरेज होगा, सही है। अब देखिए नेक्स्ट, कैन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कैन शुगर को जब तोड़ेंगे हम लोग, इसको प्रतिलोमन इन्वर्सन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, मतलब इच्छु शर्करा के प्रतिलोमन, है ना। तो इच्छु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन होता है। जब ग्लूकोज को हम लोग, ये क्या बोलते हैं, शुगर को हम लोग, शुगर मतलब चीनी या इसी कैन शुगर बोला गया है, जब हम लोग कैन शुगर को किस में बदलना चाहेंगे? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यहाँ पे कैन शुगर का सिंपल मीनिंग है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज भी बोल सकते हैं, सुक्रोज को ही शुगर बोलते हैं, जिसको चीनी आप बोलते हैं बोलचाल में। तो चीनी को आप बदलना चाहते हैं किस में? ग्लूकोज में बदलना चाहते हैं और फ्रुक्टोज में बदलना चाहते हैं। तो किस प्रकार का एंजाइम यूज होता है? इन्वर्टेज होता है, डायस्टेज होता है, माल्टेज होता है, नन ऑफ दिस। तो कौन सा होता है? चीनी को किस में बदलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसको किण्वन भी कहा जाता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो बताइए कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो ये हो जाएगा इन्वर्टेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? शुगर को तोड़कर किस में बदल देता है? मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। याद रखिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6 कितना होता है? C6 और H कितना होता है? H12O6, C6 H12O6। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल से शराब बनता है, आपको पता होना चाहिए। इथाइल एल्कोहल क्या है? आपका शराब है जो ग्लूकोज से बनाया जाता है, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन, एथिल या इथाइल भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को आप एथिल एल्कोहल यानी कि इथाइल एल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो कौन सा एंजाइम का यूज किया जाता है? पहला इन्वर्टेज, दूसरा है जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज। चलिए बताइए फटाफट बताइए, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज और डायस्टेज कौन सा होगा? याद है क्या? जल्दी से कमेंट करें कौन होगा? तो क्या होगा बच्चे? जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को किस में बदल देता है? इथाइल एल्कोहल में बदल देता है। एक क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग सुटेड फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग सुटेड फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। मानव शरीर का ताप एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो कितना टेम्परेचर होता है? हमारे बॉडी में जो कैटालाइटिकल रिएक्शन होता है वो कितने टेम्परेचर पर सही ढंग से होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन बोल रहा है यहाँ पे, 298 केल्विन होगा, 100 केल्विन होगा, 210 केल्विन होगा। कौन होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करें। कितना होगा? कितना होगा बच्चे? 310 केल्विन। याद रखिएगा बॉडी में जो कैटालाइट रिएक्शन होता है मतलब उत्प्रेरक के द्वारा जो आपका अभिक्रिया होते हैं, है ना,
तो उसका टेम्परेचर, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 310 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से कैटालाइटिक रिएक्शन होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। फिर एक कैटालाइटिकली वेरी एक्टिव आयन, आयन उत्प्रेरकीय रूप में बहुत अधिक सक्रिय होता है, इसको एक्टिवेटर भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कैटालाइटिकली वेरी एक्टिव आयन किसको कहा गया है, आयन उत्प्रेरकीय रूप में बहुत अधिक सक्रिय हैं। कौन है, Mn2+ है, CO फॉर कोबाल्ट है, यहाँ पर याद रखिए CO फॉर क्या है, कोबाल्ट 2+ है, कॉपर 2+ है, Na+ है। कौन होगा जल्दी से बताएं, कौन होगा बच्चे, D। Na जो है उत्प्रेरकीय रूप में बहुत अधिक सक्रिय होता है। कौन सा आयन, Na। सब में ज़्यादा जो है फास्ट काम करता है Na+, सबसे ज़्यादा फास्ट काम कौन करता है, Na+। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। तो आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो कितने क्वेश्चन देखें यहाँ पे, 9 क्वेश्चन देखें, 6 क्वेश्चन और देखना है। जल्दी से इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और टाइमली लिख लें, क्योंकि वीडियो प्राइवेट हो जाता है, इसलिए टाइमली आप लोग क्या करें, लिख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इधर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। चैप्टर यदि आप पढ़ चुके हैं तो बहुत ही आसान है ऑब्जेक्टिव बनाना, क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। थ्योरी क्लियर है मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ठीक है बच्चे, फटाफट क्या करें, इसको लिखें। चलिए आइए फटाफट जवाब दे देंगे आप लोग, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए, इन स्टोमच पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, मतलब हमारे आमाशय पेट में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, वो प्रोटीन को किस में बदल देता है, वो प्रोटीन को किस में बदल देता है। तो हमारे पेट में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को किस में बदलता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को परिवर्तित करता है, किस में, पेप्टाइड्स में, एमिनो एसिड में, ट्रिप्सिन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फटाफट क्या करें, आप इसका कमेंट करें, कौन होगा आंसर जी, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो क्या होगा आंसर, ए। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड्स। फिर एक और है इसी में, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन। पैनक्रिएटिक का मतलब अग्नाशय होता है। पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, पैनक्रिएटिक यानी कि अग्नाशय ट्रिप्सिन प्रोटीनों को बदलता है, किस में बदलता है, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, अग्नाशय ट्रिप्सिन प्रोटीनों को बदलता है। तो आपका यदि ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिन किस में बदल देता है, प्रोटीन को, पेप्टाइड्स में या एमिनो एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में, किस में बदलता है, फटाफट बताएं, फटाफट कमेंट करें, क्या होगा जी। तो आपको पता है एमिनो एसिड में बदलता है। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा। फिर और यहाँ पे जो है पेप्सिन जो है वो पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टाइड में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एरोसोलिज, टेबल एठो बताए थे, उससे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ एरोसोलिज, एरोसोल का उदाहरण है, स्मोक है, सॉफ्ट लेदर है, जेम स्टोन है, मिल्क है। तो क्या होगा, एरोसोल इसमें से कौन होगा, स्मोक होगा, है ना, या फिर सॉफ्ट लेदर होगा, जेम स्टोन होगा या मिल्क होगा। तो क्या याद रखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखें क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट। क्या होगा, स्मॉल। तो इतना लेट नहीं करना है आपको, जल्दी से बताना। एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन इज, इमल्सन का उदाहरण है, बटर है, स्मोक है, फॉर्म लेदर है या फॉग है। बटर, स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, फॉर्म लेदर, उसके बाद या फिर आपका फॉग है। क्या होगा, फॉर्म लेदर या फिर सॉफ्ट लेदर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लेदर, है ना। साबुन का झाग को सॉफ्ट लेदर बोलते हैं। तो क्या होगा बताइए, बटर। तो हेयर क्रीम हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, पायस है। ये सब क्या है आपका, पायस है। याद रखिएगा, ये क्या है आपका, पायस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, फॉर्म का उदाहरण कौन है, पेंट है, मिल्क है, हेयर क्रीम है या फ्रॉथ है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, निम्नलिखित में फॉर्म का उदाहरण है, पेंट होगा या मिल्क होगा, हेयर क्रीम होगा या फ्रॉथ। तो याद रखिएगा फ्रॉथ। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड, तो ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज जेल, निम्नलिखित में कौन जेल है, चीज है, सेल फ्लूइड है, डस्ट है, हेयर क्रीम है। तो आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या है, जेल। जेल किसको कहा गया है, जेल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा चीज को। चीज मतलब क्या होता है, चीज का मतलब पनीर। पनीर आपका क्या है, जेल है, याद रखेंगे, पनीर आपका क्या है, जेल है।
तो इस टाइप से देखें, आज 15 क्वेश्चन, टोटल 30 हो गया, 20 क्वेश्चन और देखना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इतना को क्या करें, जल्दी से आराम से लिखें इसको, है ना, और याद करने की भी कोशिश करें। याद करने के बाद खुद से लिखने की भी कोशिश करें, रफ कॉपी रखिए और उसमें जब याद हो जाता है तो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। बिना लिखे नहीं होगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि समय जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इसलिए आप भी थोड़ा रफ्तार अपना बढ़ा लीजिए। सभी सब्जेक्ट को देखते हुए आगे आप बढ़िए, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।